दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज को बैन कर दिया गया है। ये फिल्म जब आने लगी तब इस पे एतराजात किए गए। सेंसर बोर्ड ने कहा इसका नाम चेंज करें। उन्होंने पंजाब 95 इसका नाम कर दिया और उन्होंने कहा 27 कट्स इस पे लगेंगे, ये वाले सीन निकाल दे। वो वाले सीन निकाल के जब वापस गए उन्होंने कहा कि नहीं, आप इसका नाम दोबारा चेंज करें और दोबारा जो है एक नई फहरिस्त उनके हाथ में थमा दी कि ये वाली तब्दीलियां करें। वो तकरीबन कहा यह जा रहा है कि इस पूरी फिल्म के अंदर 127 कट लगाने का कहा गया। ये कट लगाने का मकसद ये है कि आप ये वाले सीन निकाल दें। उसमें भारतीय तिरंगे की बात की गई, उसमें पंजाब पुलिस की बात की गई कि इन चीजों को आप निकाल दें तो हम ये फिल्म रिलीज कर देंगे। लेकिन जो हदायतकार हैं, जो डायरेक्ट कर रहे हैं इस फिल्म को, उनके मुताबिक हम जब भी उनकी जरूरियात पूरी करके वापस बोर्ड के पास जाते थे तो वो हमें एक नई फहरिस्त थमा देते थे कि ये वाले भी काम करके लाओ तो फिल्म रिलीज होगी। इसी दौरान हाई कोर्ट में भी गए लेकिन कोई इंसाफ ना मिला। तो दिलजीत दोसांझ ने एक बड़ा यूनिक तरीका निकाला कि उन्होंने ओटीटी नेटवर्क ZEE5 पे ये फिल्म जो है वो लॉन्च कर दी। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई और उन्होंने साथ ही टिकटॉक के ऊपर जो है एकदम से इस फिल्म की जो रिलीज के हवाले से खबरें फैलाना शुरू कर दी और कहा कि जितनी जल्दी हो सकता है इस फिल्म को डाउनलोड करके जहां जहां पहुंचाना चाहते हैं पहुंचा दे, क्योंकि ये एक फिल्म नहीं है, ये एक किरदार है, ये एक तारीख है और इस तारीख को हर पंजाबी, हर हिंदुस्तानी तक पहुंचना चाहिए। जी हाँ, और फिर ऐसे ही हुआ। और वो जो फिल्म है वो 1 से 1.5 दिन या 2 दिन तक तो चली, लेकिन फिर उसको ओटीटी और फिर उसको ओटी और फिर इसको उस नेटवर्क से भी उतार दिया गया। आखिर रियासतें इतनी खौफजदा क्यों हैं? ये इस तरह की फिल्में अवाम को नहीं देखनी चाहिए, इसलिए कि ये एक ऐसे फर्द की कहानी है जो लापता अफराद के बारे में बात करता है, जो सिखों के खिलाफ फसादात हुए, जो गांधी जी के कत्ल के बाद वहां पे 80 से 90 के दरमियान जो एक बवार मचा और अक्रॉस द बोर्ड जो सिखों के खिलाफ रियासत ने जुल्म ढाए, उन मजालम की एक छोटी सी झलक इस फिल्म में दिखाने की कोशिश की गई। और ये सवाल किए गए जसवंत सिंह की जानब से कि आखिर उनकी जो तहकीक थी उसमें उन्होंने बहुत सारे लोगों का डेटा इकट्ठा किया कि आखिर इन लोगों को जमीन निगल गई, आसमान खा गया, या ये यूरोप के कुछ इलाकों में नाम बदल कर काम कर रहे हैं, टैक्सी चला रहे हैं, किसी रेस्टोरेंट में कोई नौकरी कर रहे हैं, हमें बताया जाए। लेकिन जब उनकी ये तहकीक जो है उसको पूरी दुनिया के अंदर एक पजीराई मिलनी शुरू हुई तो रियासत ने जसवंत सिंह को अपने लिए एक खतरा समझा। और वो जसवंत सिंह एक दिन घर वापस आते हैं और अपने घर के सामने अपनी गाड़ी को धोने के लिए बाहर खड़े होते हैं और पाइप के जरिए पानी लगा रहे होते हैं, अपनी गाड़ी के ऊपर फेंक रहे होते हैं। इतनी देर में एक डीएसपी, एक इंस्पेक्टर पीछे सरकारी गाड़ी में खड़े होते हैं और आगे एक प्राइवेट वैन। जिस तरह लोगों को गायब करने का तरीका पूरे बर्रे सगीर में मौजूद है, उसी तरह उनको एक गाड़ी में, प्राइवेट नीले कलर की गाड़ी में डाला जाता है और जसवंत सिंह को उठा के गायब कर दिया जाता है। कहने वाले ये भी कहते हैं, फिर उन्हीं में से एक पुलिस ऑफिसर जो है वो बाद में गवाह भी बने, उन्होंने कहा कि ये मेरे सामने सारा कुछ हुआ है। उनको बहुत ज्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया गया, इसलिए कि वो सिखों पर होने वाले मजालम की तफसीलात इकट्ठे कर रहे थे। फिर उस ऑफिसर का ये कहना है कि आगे जाके जब वो बिल्कुल इनकी किसी बात में नहीं आ रहे थे, तशद्दुद के बावजूद वो इनकी बात नहीं मान रहे थे, तो फिर उनको गोली मार के शहीद कर दिया गया। ये वही किरदार था जिसको दिलजीत दोसांझ दोबारा जिंदा करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो दौर सिखों के लिए बड़ा मुश्किल तरीन दौर था। जब रियासत अपने शहरियों के साथ जबर, जुल्म और बर्बियत पे उतर आए तो फिर शहरी गायब होने के सिवा कुछ नहीं कर पाते। या तो सरेरा मार दिए जाते हैं, या गायब कर दिए जाते हैं, या फिर जो बोली वो बोल रहे होते हैं, जिस लहर में वो बह रहे होते हैं, उस लहर में आपको बहना पड़ता है। और जो लोग उस लहर में नहीं बह सकते, उनकी हाँ में हाँ नहीं मिला सकते, वो फिर या मारे जाते हैं या गायब कर दी जाते हैं। ये कहानी बहुत सौ को अपनी लगेगी, पाकिस्तान में भी और हिंदुस्तान में भी। इसलिए रियासतें बॉर्डरों के आर भी और पार भी इस कहानी से परेशान हैं। बहुत सारे लोगों ने फवाद चौधरी
ایک بڑا پاکستانی پولیٹیشین ایک نام ہے، انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کی ہے، اگر ممکن ہو تو ایکس پہ جا کے دیکھیے گا اگر ڈیلیٹ نہ ہو گئی ہو، کیونکہ پاکستان میں بھی آج کل اظہار رائے کی آزادی پر قدغنیں ہیں۔ اگر پاکستان میں آپ کوئی ایسی بات کرتے ہیں مسنگ پرسنز کے حوالے سے تو آپ کو غائب کر دیا جاتا ہے۔ اگر آپ باہر بیٹھ کے میری طرح بات کرتے ہیں تو آپ کے گھر سے آپ کے پیچھے اگر کوئی بندہ ہے تو اس کو غائب کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ کہانی اس پنجاب اور اس پنجاب یعنی لہندے اور چڑھدے پنجاب کے لیے بڑی اہم ہے، اور اس کہانی کے جو کردار ہیں وہ اسی طرح ہیں جس طرح کے کردار ہمارے ہاں بھی پائے جاتے ہیں۔ لیکن دلجیت دوسانجھ نے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس فلم کے ذریعے لہندے اور چڑھدے پنجاب کو ایک دفعہ پھر اکٹھا کر دیا ہے، تصوراتی طور پر ہی صحیح، لیکن اس فلم کو دیکھ کے لگتا ایسے ہے کہ اس میں کچھ کچھ کہانی ہماری بھی موجود ہے۔ تو آپ بھی اس فلم کو تلاش کریں کسی پلیٹ فارم پہ، گوگل کے ذریعے یا کہیں اور آپ کو مل جائے گی۔ اس فلم کو ضرور دیکھیے گا، ہو سکتا ہے اس میں کچھ آپ کو اپنا پن ملے۔ تو ایک دفعہ پھر دلجیت دوسانجھ کو ہم سیلوٹ پیش کرتے ہیں، تاریخ کے ایک ایسے پنے کو انہوں نے ہمارے سامنے لانے کی کوشش کی ہے جسے آج کے بچے، ٹک ٹاک کی دنیا کے لوگ شاید نہیں جانتے تھے، لیکن آج وہ سب سے زیادہ، یعنی جتنا اس فلم کو ریلیز کر کے انڈیا کی حکومت کو نقصان ہونا تھا اس سے زیادہ نقصان اس کو اب ہو رہا ہے، اس لیے کہ موسٹلی ینگ پیپل جو ہیں وہ ٹک ٹاک کے اوپر موجود ہیں، اور آج وہ جنریشن شاید فلم دیکھنے جاتی بھی نہ، بہت تھوڑے لوگ جاتے، لیکن حکومت ہندوستان نے اس کو بین کر کے ان سارے لوگوں کے اندر ایک کریوسٹی پیدا کر دی ہے کہ وہ دیکھیں وہ فلم آخر ہے کیا یار۔ جب وہ فلم دیکھیں گے تو ان کو تاریخ کے ایک ایسے باب سے روشناس ہونے کا موقع ملے گا کہ جو شاید ان کو کبھی نہیں مل سکتا تھا۔ تو آج بھی جبر کے خلاف، ظلمت کے خلاف جسونت سنگھ کھالڑا بھائی کی وہ جو کوشش، وہ جو سٹرگل کہ جس میں وہ خود اس جدوجہد میں ایندھن بن گئے، آج بھی ان کی کہانی، جسونت سنگھ کی کہانی جو ہے وہ دلجیت دوسانجھ نے زندہ کر دی ہے، اور وہ آج بھی پنجابیوں کے ذہن میں ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔